सो ये है कोविड प्रोटोकॉल्स जो कि रेडिक्स हेल्थ केयर दिल्ली से जारी किया गया है एंड खुद डॉक्टर रवि मलिक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके थ्रू ये बनाया हुआ है। और रवि मलिक को अगर आप गूगल करोगे तो आप देखोगे ही इज़ अ रीनोन्ड स्पोक्स पर्सन, मेडिकल स्पोक्स पर्सन, सो वो रिलायबल हैं और उनके दिए हुए गाइडलाइंस को आप आराम से फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन हैं, ये जो मेथडोलॉजीज दिए हुए हैं बेसिकली एजुकेशन पर्पज के लिए हैं, ताकि कोई भी पेशेंट जो है वो अनअटेंडेड ना रहे। अभी का जो माहौल चल रहा है उसके लिए देखो, साफ साफ डॉक्टर भी कह रहे हैं स्टे सेफ, क्रिएट अ सेफ्टी नेट बबल्स अराउंड यू। थोड़ा पैरानॉइड रहो, ओके, एकदम निश्चिंत होने की जरूरत नहीं और एकदम टेंशन होने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा पैरानॉइड रहो, मास्क पहने रहो और वैक्सीनेटेड हो जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। एज अ हॉस्पिटल प्रमोटर आई कैन टेल यू दैट पेशेंट्स हु हैड बीन वैक्सीनेटेड आर सीइंग एक्सट्रीमली माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स दिखते हैं। वैक्सीन माई नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द डिसीज, लेकिन वो आपका जिंदगी बचाने में बिल्कुल मदद करेगा। सो प्लीज आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करना। वैक्सीन के बारे में भी हम एक वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है इंडिया में, हम देख सकते हैं बहुत बुरी हालत है। एंड अगर आप रातों रात हॉस्पिटल्स बेड्स भी खड़ा कर दोगे तो आप डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे। सो आप सबको इस हालात में एक दूसरे की मदद करनी है, अपने फैमिली के साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी है और स्विफ्ट एक्ट करना, पैरानॉइड एक्ट करना ही एकमात्र सोल्यूशन है जिससे हम थर्ड वेव आने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होंगे वो होगा फीवर, थकान, बॉडी पेन और ड्राई कफ। और जो कम लेस कॉमन सिम्टम्स होगा वो होगा डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, आपकी टेस्ट एंड स्मेल करने की एबिलिटी चली जाएगी। नॉर्मली गुड़ खा के लोग चेक करें टेस्ट की एबिलिटी है या नहीं, आप कुछ भी खा के टेस्ट कर सकते हो, फाइन। गले में खराश होना या गला खराब होना, ठीक है। आइसोलेशन, जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम दिख रहा है आपको तुरंत पहला काम करना है कि खुद को आइसोलेट कर लेना है। अपनों को बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट काम है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, ठीक है। कोविड-19 हाईली कॉन्टेजियस है और पहला सिम्टम देखते ही अपने आप को आप तुरंत आइसोलेट कर ले। नेक्स्ट इज SpO2। घर पे, आपके घर पे पल्स ऑक्सीमीटर होना ही चाहिए और ऑक्सीजन लेवल को आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है। दोस्तों मत भूलो, कोरोना वायरस जो है ये आपके लंग्स पे, आपके ब्रीदिंग एबिलिटी पे अफेक्ट कर रहा है, आपके ब्रीदिंग प्रोसेस पे अफेक्ट कर रहा है। सो इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर होना घर में बहुत ज़रूरी है। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, किसी भी चेयर या बेड पे एकदम आराम से बैठ जाओ एंड इसे लगाकर हाथ में, इंडेक्स में, फिंगर में या मिडिल फिंगर में लगा लो एंड 45 सेकेंड्स तक वेट करो। जो 45th सेकेंड का रीडिंग होगा वो होगा आपका SpO2 रीडिंग, ठीक है। कोई भी रीडिंग जो 92 से कम है उसका मतलब है कि ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल SpO2 जो होता है वो 95 के ऊपर होना चाहिए एंड जैसे ही 94 के नीचे जाता है, आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं अवेक प्रोनिंग लाइंग फेस डाउन सिंपल पेट के बल सोना। इसमें भी एक प्रोसेस दिया हुआ है कि आप 30 मिनट से 2 घंटे तक पेट के बल सोएं, उसके बाद 30 मिनट से 2 घंटे तक आप अपने लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे सेम अमाउंट ऑफ टाइम, और फिर से अपने पेट के बल आ जाए और उसके बाद थोड़ी देर उठ जाए, ठीक है। इससे आपका जो लंग्स है उसको फंक्शन प्रॉपरली करना शुरू करेगा एंड ऑक्सीजन की जो कमी है वो नहीं रहेगी। सो नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। सो दोस्तों हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉडी में टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, वो हमें अभी ओके। सो मॉनिटर आपको करना है अपने मर्क्यूरी थर्मोमीटर से। कुछ लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है वो ज्यादा एक्यूरेट आपको रीडिंग दे रहा है। तो मेक श्योर करो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 97.56 फ़ारेनहाइट से लेकर 99.6 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। फीवर आप तभी कंसीडर करते हो जब ये 99.6 फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है, ठीक है। Probably heard of average human body temperature between 98.6 Fahrenheit, but in recent times temperature varies between 97.5 to 99.6. ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए ताकि आप चेक कर सको कि आपका बुखार घट रहा है या नहीं, और हर 12 घंटे में आप चेक कर सकते हो या हर 6 घंटे में आप चेक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। नेक्स्ट, अगर आपको फीवर है तो आप इन दवाइयों में से कोई भी ले सकते हो जिसको आप 4 घंटे से ज्यादा अंतराल में, इंटरवल में लोगे, और आपको एक दिन में 2 डोसेज ऑफ एंटी शुड नॉट बी लेस देन
ओके सेम, आपको 4 घंटे से ज्यादा अंतराल में लेना है। और लेकिन रिमेंबर, ये सिर्फ SOS यानी एकदम आपको सच में बुखार लग रहा है तो ही लें, बस इसको रेगुलरली ऐसे चबाते नहीं रहना, ये कोई चॉकलेट नहीं है, दवाई है। सो वी हैव टू मेक श्योर। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो कोविड के सिम्टम्स हैं वो बेसिकली सेम है फ्लू एंड कोल्ड के, राइट। तो ये चार्ट से आपको ये पता चल सकता है कि अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको क्या समझना चाहिए। सो पहला सिम्टम्स दिखना को शुरू जो होता है वो 2 से 14 दिन में हो जाता है कोविड के लिए, एंड फ्लू के लिए 1 से 4 दिन में, 1 से 4 दिनों तक दिखता है, और कोल्ड का 1 से 3 दिनों तक दिखता है, राइट। जो सिम्टम्स जो है वो बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है कोविड में। फ्लू में अचानक बढ़ सकता है, एंड जो को ठंडक लगती है जब, तो भी धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। कफ आना ये बहुत ही कॉमन होता है कोविड और फ्लू में, लेकिन कोल्ड में जो होता है ये आपको माइल्ड टू मॉडरेट रह सकता है। अगेन, सांस लेने में दिक्कत होना ये कोविड में कॉमन है, फ्लू में कभी कभी होता है, एंड कोल्ड में होता है लेकिन बहुत ही माइल्ड होता है, ठीक है। फीवर अगेन कोविड में कॉमन है, होता ही है, फ्लू में भी कॉमन फीवर होता है, एंड कोल्ड में जो होता है रेयरली फीवर होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सर्दी खांसी हो तो बुखार भी हो, राइट। फैटिक होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, थकान फील होना, ये कोविड में बहुत कॉमन है, फ्लू में भी कॉमन है, कोल्ड में समटाइम्स। रनी नोज समटाइम्स कॉमन, फाइन। नाउ अगर आपको बॉडी पेन है तो आप ये मेफेनामिक एसिड, ये सॉल्ट का नाम है बेसिकली, उसकी जो दवाइयां हैं वो मेफ्तल 500, लेकिन ये भी आपको लेना है साइन ऑफ स्ट्रेस में ही। अगेन, जो भी आपको दवाइयां यहाँ पे दी गई हैं आपको अपने डॉक्टर से पूछ के लेनी है। ये डॉक्यूमेंट आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि आपके पास क्या ऑप्शन है और आप डॉक्टर से क्या डिस्कस कर सकते हो। अपने आपको एडमिनिस्टर करने के लिए आपको ये दवाइयां नहीं दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद इफ एंटीपायरेटिक्स आर नॉट एबल टू डिक्रीज द फीवर, अगर ये सारी दवाइयां जो हैं आपकी फीवर डिक्रीज करने में मदद नहीं करी 2-3 दिन होने के बाद भी, और 4 घंटे के अंदर आपका जो बुखार है वो फिर से आ रहा है, तो फिर आपको मेडिकेशन के साथ साथ कोल्ड कंप्रेशन और स्पंजिंग की भी ज़रूरत है। जो ठंडी पट्टियां रखी जाती हैं उसकी और स्पंजिंग की ज़रूरत है, और अपने डॉक्टर को तुरंत बुला ले, तुरंत कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से। टेस्ट, जी हाँ, जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखते हैं आपको RT-PCR टेस्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं RT-PCR टेस्ट अब बहुत मुश्किल हो गया है करना, बहुत ही शॉर्ट सप्लाई होने की वजह से। तो आप तुरंत के तुरंत क्या कर सकते हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर लो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका फॉल्स नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लाइक लोगों को है लेकिन रिपोर्ट में आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सो ये अगर आपको नेगेटिव दे रहा है, नहीं, अगर ये आपको पॉजिटिव दे रहा है, पहले समझ लेते हैं। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो फिर कंफर्म्ड है कि आपको कोरोना है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो पहले RT-PCR कराओ, बिकॉज श्योरिटी नहीं है, फॉल्स नेगेटिविटी हो सकती है। RT-PCR कराओ, RT-PCR कराने के बाद भी अगर ये नेगेटिव है और सिम्टम्स जा ही नहीं रहे हैं तो प्लीज CT स्कैन कराओ, एंड इससे आपको आराम से पता चल जाएगा। CT स्कैन में भी निकलेगा तो दैट मीन्स आपको लेकिन CT स्कैन को ना लास्ट रिजॉर्ट रखो, बिकॉज ऑफकोर्स आपको इतना रेडिएशन वगैरह से गुजरना पड़ेगा और इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होता, फाइन। सो सिम्टम्स सजेस्ट, ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आप ये देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो आपका एंटीजन और RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट होगा वो आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगा, और वही जो आपका CT स्कैन है वो ये बताता है कि कितना % सीवियरिटी है, फाइन। तो सीवियरिटी का जो परसेंटेज है वो 25 काउंट, 25 स्कोर दिया हुआ है, डिपेंड करता है कि सामने वाले को 25 में से कितना है। काफी लोग तो 25 आउट ऑफ 25 होके भी बहुत आराम से बच के घर आ जाते हैं, लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑन इमरजेंस इवन इफ द टेस्टिंग हैज नॉट बीन डन। तो कई बार टेस्ट रिपोर्ट्स आने में बहुत टाइम लग रहा है, तो प्लीज टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार ना करें, ये दवाइयां लेना शुरू कर दें। पहला है जिनकोविड, जो आपको दिन में 2 बार लेना है, 10 दिनों तक 12 घंटा के अंतराल में लो। ये एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। उसके बाद लिम्सी च्यूएबल टैबलेट से, ये नॉर्मली भी आप ले सकते हो, ये विटामिन C के लिए दिया जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये आपको दिन में 3 बार लेना है, एंड 10 दिनों तक लेना है। स्टीम आपको जरूर लेना है, कैम्फर के साथ लो या फिर यूकेलिप्टस ऑयल के साथ लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। गार्गल करो बेटाडिन से, या बेटाडिन भी यूज कर सकते हो, ये भी आपको 12 घंटे में 1 बार करना है। बहुत सारा फ्लूइड पियो,
लेमन जूस हो गया, हल्दी का दूध हो गया, नारियल पानी हो गया, मेथी पानी हो गया, पानी हो गया, मौसम्बी जूस, अनार जूस, बहुत सारा कुछ है, आप सब पी सकते हो। काढ़ा ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हो काढ़ा का रेसिपी तो प्लीज लेट मी नो, मैं काढ़ा का रेसिपी भी बता दूंगी। उसके बाद न्यूट्रिशियस डाइट लो, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, अश्वगंधा, आंवला, च्यवनप्राश। हाई प्रोटीन डाइट लो, दाल, रॉ, पनीर, सोया मिल्क, नट्स एक्सेट्रा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वेल एंड गुड। चिकन, फिश, मछली, आई मीन चिकन, फिश, मटन, अंडा, ये सब आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव रहेगा, लेकिन एक्सेस में मत खाना, ऑफ कोर्स फैटनिंग है, सो ध्यान रखें, ठीक है। ये सब जो है चीजें, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर पे है। रिमेंबर, ये ऐसा नहीं कि ये खा के कोरोना भाग जाएगा या कोरोना का वायरस जो है आपकी बॉडी में वो मर जाएगा। ये सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, ताकि बॉडी खुद कोरोना से फाइट कर सके। नेक्स्ट, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेफिनेटली कीजिए, रेगुलरली कीजिए, सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, आपको नॉर्मली भी करना चाहिए। इसके बारे में भी मैं वीडियो बहुत जल्दी आपको दूंगी। सो व्हाट टू डू व्हेन टेस्टेड पॉजिटिव, अगर आपको पॉजिटिव टेस्ट आ गया है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये मेडिकेशंस आप ले सकते हो। एंटीबायोटिक, आई नो जो कोरोना है वो वायरस है, इसमें बायोटिक एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका जो बुखार है या जो भी है उसमें अगर कुछ भी बैक्टीरिया की वजह से भी है, तो ये बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए काम आ सकता है। तो आप अजीथ्रोमाइसिन 500 mg ले सकते हो 5 दिनों तक, एक टैबलेट डेली, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हो 100 mg दिन में 2 बार 5 दिनों तक। एंटीवायरल आप ले सकते हो फेविपिराविर, लेकिन इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कहा है कि इसको डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही लेना है। ओरल मेडिसिन है लेकिन इसको डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही लेना है। ओके, नेक्स्ट इज आइवरमेक्टिन। सो ये माना जाता है कि ये 5000 टाइम्स रिड्यूस कर देता है वायरस के एक्टिव होने को, यानी उसको इनएक्टिव कर देता है 48 आवर्स में सेल स्ट्रक्चर के अंदर जहां वायरस रहता है। लेकिन फिर भी इसको कहा जा रहा है कि डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही लो। देखो, ये दवाइयां आपको जो बताई जा रही हैं बेसिकली आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के लिए बताई जा रही हैं। खुद से मेडिसिन लेकर मत प्लीज अपना ट्रीटमेंट शुरू मत करना, ठीक है। अगर कफ का प्रॉब्लम है तो आपको कफ सिरप है बेनाड्रिल, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, आप वो भी ले सकते हो। देन क्लोरफेनिरामिन आर यूज्ड फॉर सिम्टोमेटिक कफ रिलीफ। अगेन आई एम सॉरी, मुझे सारी दवाइयों के नाम ऐसे प्रॉपरली प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग, ठीक है। इट शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। मेकिंग इट इजियर टू कफ आउट, ये आपके म्यूकस को जो है वो थिन बना देता है ताकि आप इजीली उसे कफ बाहर फेंक सको। एंड जो जिसका नाम है म्यूकिनेक 600, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स है, शुगर फ्री है, सो आप इसे आराम से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके एयर पैसेज को भी ये क्लियर करता है, आपकी ब्रीदिंग को ईजियर बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी करता है। सो ये आपको अपने डॉक्टर से पूछ कर लेना है, दिन में 2 बार 7 दिनों तक। नेक्स्ट इज एंटीकोएगुलेटिव्स। सो ये बेसिकली हम सब जानते हैं कोरोना में ब्लड क्लॉट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो जो मेडिसिन होते हैं जो ब्लड थिनिंग के लिए दिया जाता है हार्ट या स्ट्रोक के पेशेंट्स को, वो है ये दवाइयां, लेकिन ये आपको सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो ही आपको ये दवाइयां कंटिन्यू रखनी है, बिना मतलब का, जस्ट बिकॉज आपको एक माइल्ड या मॉडरेट केस भी नहीं है कोमोर्बिडिटी का, तो आपको ये नहीं लेना है। रिमेंबर, अगर हेल्दी आदमी ये इसे चीज को ना ले, अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे ना ले, ठीक है। इनहेल ब्यूडिसोराइन एस्ट्रॉइड दिया जाता है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। सो बेसिकली ये एक स्टेरॉइड है जो कि अस्थमा को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। इसे माना जाता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही कोविड-19 के पेशेंट को, जिसको बहुत माइल्ड सिम्टम है, उसको ये दे दिया जाए तो ये स्केल डाउन कर देती है नीड को, एकदम अर्जेंसी नहीं आने देती है, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेती है। So the curious questions of steroids. Steroids are extremely effective in moderate to serious cases. We preferably defer giving steroids for the first 7 days as the virus is in its replication phase and administration of steroids may lead to flaring up the viral replication. So ये आप खुद से ही पढ़ सकते हो। 7 दिनों तक डॉक्टर्स मना करते हैं देने के लिए। ये जो दोनों दवाइयां हैं डेक्सामेथासोन एंड मिथिल प्रेडनिसोलोन, ये दोनों के दोनों आपको 6 mg एक बार दिन में लेना है 5 दिनों तक, प्लस 3 mg एक बार दिन में लेना है 3 दिनों तक, प्लस 1.5 mg। ओके,
ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। स्टेरॉइड्स जो है ये अचानक से रोका नहीं जाता और नीड टू बी स्टॉप्ड इन अ वीनिंग डिप्रिसिएशन मैनर, बहुत धीरे धीरे करके से रोकना रहता है। स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज और हार्म्स, दस caution should be that this needs to be administered only under supervision of doctor। बार बार यही बोला जा रहा है, जो दवाइयां हैं वो आपको डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही लेनी है। दोस्तों लोग गलती क्या कर रहे हैं पता है, बहुत सारी दवाइयां ना जबरदस्ती ले रहे हैं जो कि उनको अंदर से कमजोर बना रही है और जो कोरोना के अलावा बाकी दिक्कतें दे रही हैं। सो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें अपना। स्टेरॉइड्स बिहेव वेरी वियर्डली इन डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल नीड्स टू बी मॉनिटर्ड during steroid treatment and diabetic medication may need to be altered while on steroid। So investigation on day 7 a CT scan should be done। जो सात, अगर आपको जैसे पहला दिन निकला कोरोना पॉजिटिव है, बाकी आप ये मेडिकेशन शुरू करो, 7वें दिन आप अपना सिटी स्कैन कराओ, सिवियरिटी स्कोर देखो। ऑन डे 4, 7, 11, 4th day, 7th day or 11th day, COVID profile should be done which has the following tests. Repetitive lab investigation need to be done only in moderate to severe cases as per your doctor's suggestion, else in mild and asymptomatic cases lab tests are not required unless indicated by the doctor। complete blood count होना चाहिए, ठीक है, जो लैब टेस्ट बोला जा रहा है। उसके बाद एजी रेशियो, ये सब जो टेस्ट दिए गए हैं ये सब मुझे भी ज़्यादा टेस्ट के बारे में पता नहीं, लेकिन ऑफकोर्स आप अपने डॉक्टर से बात करोगे तो आपको ये सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसलिए थोड़ी देर रुकी हूँ। ओके, आगे बढ़े। एडमिशन कब लेना है डॉक्टर के पास, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ना जस्ट पॉजिटिव आते ही डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। प्लीज ध्यान रखो, जब आपका SpO2 लेवल 93 के नीचे जा रहा है तभी आप डॉक्टर के पास जाओ। फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा दवाइयां खाने के बाद, तभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। ठीक है, कोमोबिडिटीज है, अगर आपको पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो ही आप एडमिट हो जाइए तुरंत, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत जल्दी मामला बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। और लैब रिपोर्ट्स अगर आपकी बद से बदतर हो रही है, यानी 4 तारीख को कराया बुरी थी, 7 तारीख को कराया, 7 दिनों में करवाया और बुरी थी, तो प्लीज़ एडमिट हो जाइए। और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई है तो फटाफट एडमिट हो जाइए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अचानक स्ट्रोक आना, हार्ट काम करना बंद कर देना, दिमाग काम करना बंद कर देना, ये सब होता है। सो गो फॉर इट। ओके, सो सीवियर कोविड केसेस के लिए रेमडेसिविर, ये मेरा पीछा कब छोड़ेगा आई डोंट नो, क्योंकि मेरे डैड के टाइम पे भी रेमडेसिविर हम ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढा, हमें ये नहीं मिला। एंड लास्ट डे पे जब 2 डोज मिला तो वो 2 डोज लेने के बाद माय डैड कुडंट सर्वाइव। सो आई डोंट नो अबाउट रेमडेसिविर, क्योंकि काफ़ी जगहों पे लिखा था कि इसकी कोई भी थियोरी नहीं है जो इसके एफिशिएंसी को बता पाए, लेकिन इन रेडिक्स हेल्थ केयर बता रहा है कि ये रेमडेसिविर इफेक्टिव है। देर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बट केसेस जहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशन है, जो वहाँ पे रेमडेसिविर को पहले 10 दिनों के अंदर फर्स्ट सिम्टम्स के देने को बोला जा रहा है। एंड रोल ऑफ रेमडेसिविर इज क्वेश्चनेबल पोस्ट 10 डेज, 10 दिन के बाद देने का कोई मतलब नहीं बताया जा रहा है पहले सिम्टम्स आने के बाद। यानी अगर आपको आज के दिन थोड़ा सा खांसी लगा तो आज से लेके 10 दिन के अंदर आपको रेमडेसिविर के इंजेक्शंस जो हैं वो ले लेने हैं, उसके बाद लेने का कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। एंड इसके जो 6 वाइल्स आपको लेने रहते हैं 100 mg के। सो फर्स्ट डे पे आपको 2 वाइल लगते हैं और उसके बाद 5 दिनों तक आपको 1-1 वाइल लगता है। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, थैंक्स टू us, we people are taking advantage of this situation। हमारे ही लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और इससे जिंदगी जा रही है लोगों की, बट nobody care, right? We do। So let's go ahead। IV steroids have been proven to be a lifesaver in case of high CRP, hypoxia, and in case where oral steroids don't work, get admitted and IV steroids शुड बी स्टार्टेड। तो अगर ओरल स्टेरॉइड्स काम नहीं कर रहा है, CRP स्कोर बहुत हाई है, तो फिर IV स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, लेकिन अगेन डॉक्टर के सुपरविजन में ही। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टू कवर फॉर सुपर इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, IV एंटीबायोटिक्स लाइक मोनोसेफ कैन बी स्टार्टेड इन अ हॉस्पिटल एनवायरमेंट। ये सब आपको जान लेना है, ताकि आप जब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो या आपकी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है तो यू कैन टॉक अबाउट दिस। दिस इज अ वंडर ड्रग, टोसिलीजुमाब। ये comes in names such as Actemra. This is an IL-6 inhibitor which has proven to save a lot of lives in case of storm highly elevated IL-6 levels। ये आपके डॉक्टर्स की समझा सकते हैं। I'm sorry, I failed in making you understand this।
आई एम सॉरी, दिस इज माई डॉटर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लाज्मा थेरेपी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और रिकवर कर चुके हो या करने वाले हो तो प्लीज प्लाज्मा डोनेट जरूर करो। किसी की फैमिली बच सकती है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर कभी कभी पूरी फैमिली डिपेंड होती है, और एक इंसान को खोते ही पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। सो एनी विच वेज, दिस वाज इट। थैंक यू सो मच।